आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज से मैं सीसेट की क्लास शुरू कर रहा हूं और इसमें 350 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के 2016 से लेके 2024 तक जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं चैप्टर वाइज आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है और उनमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, कौन से फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, सब मैं आप लोग को देते जाऊँगा। ठीक है, मैं गारंटीड के साथ आप लोग को बोल रहा हूँ कि अगर ये सीरीज़ आपने देख लिया तो 35 प्लस क्वेश्चंस आप देखोगे यूपीएससी के मैथ और रीजनिंग के इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। मतलब आप 80 प्लस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से ही कर पाओगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अपने हिसाब से जितना उसमें स्कोर कर सकते हो कर लेना। ठीक है, लास्ट ईयर का भी आप देखोगे 210 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, जिसमें आप देखोगे यूपीएससी ने 30 प्लस क्वेश्चन सेम पैटर्न पे पूछे थे लास्ट ईयर 2024 में। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो जल्दी जल्दी से कि एक बार उसे देख लिया फिर से इसे देखोगे तो एक रिवीजन हो जाएगा। इसमें मैंने अलग क्या किया है कि पहले मैं एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने से पहले उनकी कॉन्सेप्ट्स फार्मूला को डिस्कस करता हूँ, फिर उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एक एक करके और उन कॉन्सेप्ट और फार्मूला को कैसे यूज़ करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। नंबर सिस्टम के टोटल 6 पार्ट है, हर पार्ट में 14-15 क्वेश्चन ऐसे करके हैं। जैसे इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होंगे। ठीक है, तो सब लोगों को पता होगा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, और होल नंबर ना कि फ्रैक्शन जैसे 3/4 या 0.3, ये इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर इंटीजर होता है। इंटीजर 3 टाइप का होता है। पहला नेगेटिव इंटीजर जो कि माइनस वैल्यूज़ -1, -2, -3 जीरो से लेस देन। ठीक है, उसके बाद एक आता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये +1, +2, +3 ऐसे करके हैं। ठीक है, टिल इन्फिनाइट तक। जीरो ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये नेगेटिव होता है, ये अलग टाइप का इंटीजर है। ठीक है, 3 टाइप के इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये बात याद रखिए क्योंकि यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैक्सिमम में नेचुरल नंबर यूज़ किया गया है। तो नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को एक ही कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर भी 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनाइट तक काउंट करते हैं और ये पॉजिटिव नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब देखें इंटीजर 2 टाइप का होता है। पहला ऑड इंटीजर, दूसरा इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर कौन सा होता है? 1, 3, 5, 7, 9, -1, -3, -5, -7। ठीक है, ये ऑड इंटीजर। इसके बाद आप देखोगे ऑड इंटीजर भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, नेगेटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ये बात बोल दी जाएगी कि ऑड इंटीजर है, इवन इंटीजर है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा उस मतलब क्या क्या वहाँ पे यूज़ होगा। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप मतलब इन सारे थ्योरीज को आप नोट कर लें कहीं भी पेपर पे बार बार रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1, 3, 5, 7, 8, 5, 7, 9, 11 ये सब है। और नेगेटिव -1, -3, -5, -7, -9। ठीक है, इवन इंटीजर की बात करें 10, -10, -8, -6, -4, -2। जीरो भी इवन इंटीजर में आता है, आप कन्फ्यूज़न में मत रहना। इवन इंटीजर और नेचुरल इंटीजर दोनों अलग है। जैसे यहाँ पे देखोगे इंटीजर 3 टाइप का होता है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर अलग साइड से देखा जाए ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर की बात करें तो जीरो इवन इंटीजर में आता है, हमेशा इवन इंटीजर में काउंट होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इवन इंटीजर 3 टाइप का होता है। पहला पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि 2, 4, 6, 8, 10। नेगेटिव -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन। जीरो ये भी एक इवन इंटीजर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सारे लगभग सारे क्वेश्चंस में यूज़फुल है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखें। इसमें बोला गया है, पहले में आप देखोगे ऑड इंटीजर प्लस ऑड इंटीजर क्या होगा? इवन हो जाएगा। जैसे आप देखोगे 3 + 7 10 हो गया, ये इवन हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑड प्लस इवन या इवन
प्लस ऑड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ऑड मिलेगा। जैसे आप देखो इवन 4 ले लिया हमने, ऑड 3 ले लिया, दोनों को ऐड किया, मैंने 7 मिला। यहाँ पे सिर्फ एक ही केस में हमें ऑड इंटीजर मिलेगा। आप उसके बाद इवन प्लस इवन करोगे, इसमें भी इवन ही मिलेगा। जैसे 2 + 4 कर लिया, 6 कर लिया, कुछ भी कर लिया, इसका इवन इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं डिफरेंसेस में। ऑड माइनस ऑड, इसमें भी इवन मिलेगा। यहाँ देखें आप, 7 - 3 4। ठीक है, फिर आप देखोगे ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड, आप यहाँ पे देखोगे ऑड ही मिलेगा। जैसे आप देखो, हमने मान लो कि इवन एक इंटीजर ले लिया 8, ऑड ले लिया मैंने 3, क्या मिला? 5, यानी ऑड मिला। या आप ऑड ले लो 9, इसमें इवन कोई -4 कर लो तो इसमें भी 5 ही मिलेगा, ऑड ही मिलेगा किसी भी केस में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इवन माइनस इवन, जैसे आप 6 - 4 कर लो, 2 मिला, यानी इवन ही मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट डिफरेंसेस में देख लिए और एडिशन में भी देख लिए। अब आते हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में देखोगे ऑड इंटू ऑड, इसमें आपको इवन ऑड मिलेगा सिर्फ इसी केस में। जैसे आप देखोगे 3 × 9 27 या 3 × 7 21, ये ऑड मिला। इसके बाद आप इवन के साथ अगर ऑड को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि 2 × 3 6, हमेशा आपको इवन ही मिलेगा। कहीं भी इवन से अगर ऑड को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑलवेज हमेशा इवन ही मिलेगा। ठीक है, और इवन से इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन तो ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 2 × 4 हो गया 8। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसमें। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं यूपीएससी, अभी देख लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर में ये याद रखिएगा, 1 कभी भी प्राइम नंबर में नहीं आता है। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, प्राइम नंबर में 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। ठीक है, बाद बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो हमेशा ऑड ही रहेंगे आपको। तो 2 एक लौता एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट भी होता है 2 से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आ जाता है कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो कंपोजिट नंबर का मतलब वो होता है कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। ठीक है, यानी = 3 या मोर देन 3। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे 4 का फैक्टर कितना हुआ? 1 × 2 × 2, ये 4 का फैक्टर हो गया। जैसे आप 3 का फैक्टर देखोगे 1 × 2, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का फैक्टर कितना हुआ? 1 × 2, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 4 से। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कंपोजिट नंबर 6, 1 × 2 × 3, ये भी कंपोजिट है। फिर 8 आया, 7 नहीं आया। 7 क्योंकि 1 से उसका फैक्टर 1 और 7 होता है। ठीक है, तो वो नहीं होगा। आपको मोर देन 2 चाहिए फैक्टर कंपोजिट नंबर होने के लिए। 8 का कितना हुआ? 1 × 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद आप 9 का देखोगे 1 × 3 × 3, ये भी कंपोजिट नंबर है। 10 भी है, फिर 12 भी है, फिर उसके बाद 14 15, ये सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करें। इसमें कह रहा है एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर है अदर देन 1, यानी नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 टिल इन्फिनाइट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब इसमें बोला है कि अदर देन 1, माने 1 ये वैल्यू एक्स वाई की नहीं हो सकती। उसके बाद बोल रहा y ग्रेटर देन x, यानी y ग्रेटर देन x है। तो हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं x = 2, y = 3, क्योंकि 2 3 नेचुरल नंबर भी है और 1 भी नहीं है, अब प्लस
y ग्रेटर देन 3v, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे ऑप्शन में। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया 2 × 3 हमारा 6 आया। यहाँ पे क्या आएगा 2/3 आएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो ये हमारा नहीं होगा, इससे बड़ा तो 6 है। फिर यहाँ पे क्या है y/x यानी 3/2, यहाँ पे पुट करेंगे x और y का वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे x + y यानी 2 + 3 डिवाइडेड बाई x × y यानी 2 × 3 यानी 5/6, तो ये भी हमारा छोटा है 6 है, तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आया A। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि एक बात याद रखिएगा, अगर किसी का भी वैल्यू, अगर दो नंबर्स हैं जैसे x y, इनमें से किसी का वैल्यू अगर 1 होता है, ठीक है, और किसी का वैल्यू कुछ भी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं मतलब x × y, इनका वैल्यू छोटा होगा सिर्फ एक ही केस में x + y से। ठीक है, एडिशन मतलब प्रोडक्ट से बड़ा होगा एडिशन का वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस, अगर किसी का वैल्यू 1 हो या दोनों का वैल्यू 1 भी होगा तभी भी हो जाएगा। जैसे कि x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ऐड करेंगे 1 + 1 2 आएगा, तो ये भी वैल्यू ग्रेटर होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में, अगर x का वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे, और y का वैल्यू कुछ भी ले लिया हमने 1 के अलावा, यानी 3 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी, तो इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन जैसे x × y ग्रेटर देन x + y या x - y या x डिवाइडेड बाय y या y डिवाइडेड बाय x, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। अगर अदर देन 1 वैल्यू है दोनों का, तो हमेशा मतलब मल्टीप्लिकेशन हमेशा ग्रेटर देन, या तो उसको एडिशन से देख लीजिए या सब्ट्रैक्शन से देख लीजिए या डिवीज़न से, ये हमेशा ग्रेटर होगा। तो यहाँ आप देख के भी आंसर क्लिक कर सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन और है उसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट आते हैं, इसको पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें। सबसे पहले अब यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उन स्टेटमेंट से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट, इसमें ये बोला गया है कि पी क्यू जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर मैंने क्या बोला है 5 7 9 नहीं सॉरी, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ से P × Q की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि पी क्यू की वैल्यू क्या है। इतना तो पता है कि पी क्यू सिर्फ प्राइम नंबर है, इन नंबर में से कोई 2 नंबर है जिनका वैल्यू पी क्यू है। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि पी क्यू की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ऑड हो सकती है कि इवन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर 2 नहीं रहता, अगर यहाँ पे बोल देता एक्सेप्ट 2, ठीक है, तो 3, उसके बाद जो भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड नंबर है, तो ऑड × ऑड हमेशा ऑड आएगा। तो ये यहाँ से हम क्वेश्चंस का जवाब दे सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए पी क्यू में से किसी की वैल्यू 2 हो गई तो ये तो इवन हो गया। उसके बाद अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इवन आ जाएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है पी क्यू की वैल्यू क्या है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 2 3 भी हो सकता है, या 3 5 भी हो सकता है, या 7 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, तो यानी स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब आते हैं हम S2 की बात करते हैं, यानी स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, P + Q जो है वो एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ऑड इंटीजर कब आएगा एडिशन में, जब ऑड प्लस इवन को हम ऐड करेंगे तभी ऑड आ सकता है। तो इसमें ये हमें पता चल गया कि एक ऑड है एक इवन है। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑड × इवन मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा इवन होगा। ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट में कि ऑड × इवन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज इवन आएगा।
तो यहाँ स्टेटमेंट 2 से हमें पता चल रहा है कि पी क्यू जो है ये ऑड इंटीजर नहीं है, ये क्या है, इवन इंटीजर है। अगर स्टेटमेंट 2 के हिसाब से देखें तो स्टेटमेंट 2 एलोन ये बताने के लिए सफिशियंट तो है कि पी क्यू जो है पी इंटू क्यू वो ऑड इंटीजर नहीं है, वो इवन इंटीजर है। तो इसका आंसर हमारा क्या निकल के आया, बी। स्टेटमेंट 1 का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं आया, ठीक है, तो आंसर हमारा बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, देख के बताने वाला, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर एस एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, यानी 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनाइट तक, ठीक है। इनमें से कोई एक नंबर है नेचुरल नंबर, इन चारों की वैल्यूज़, ठीक है। अब उसके बाद बोला p माइनस 2016 इक्वल टू क्यू प्लस 2017 इक्वल टू r माइनस 2018 इक्वल टू s प्लस 2019। आप इसे देख के बता सकते हो कि कौन सबसे बड़ा वैल्यू होगा। इसका आंसर है r। अब आप पूछोगे कि r कैसे आंसर है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सारा पॉजिटिव नंबर है p q r s, ठीक है। यहाँ पे देखोगे p में से 2016 माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद q में 2017 ऐड हो रहा है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है p ग्रेटर देन q, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखोगे s में भी सेम वही है कि s ग्रेटर देन s, सॉरी मतलब s से बड़ा r है, r ग्रेटर देन s, क्योंकि इसमें भी ऐड हो रहा है और इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और r में देखोगे सब्ट्रैक्ट होना मतलब घटाने वाली चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ा है 2018, जो r में सब्ट्रैक्ट हो रही है यानी माइनस किया जा रहा है r में, तब जाके वो p माइनस 2016 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू अगर देखोगे आप तो p प्लस 2 निकल के आता है, यानी p में भी 2 ऐड करोगे तब वो r के बराबर, यानी r p से भी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इजीली आंसर निकल के आता है यार, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं अगले दिन जब भी ये सेशन लेके आऊँगा जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा मैं फिर से उसको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट में जब ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या कौन से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, उसको मैं डिटेल से नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब यहाँ देखिए सेम सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के बेस पे है, ये डेटा सफिशिएंसी का है जो कि नंबर सिस्टम में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है क्या x एक इंटीजर है, ठीक है। ये डेफिनेट मतलब ये जो क्वेश्चन है कैन भी नहीं है, कैन भी पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कैन भी पॉसिबिलिटी में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कैन x कैन बी इंटीजर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर एक केस भी सेटिस्फाई हो गया तो वो आंसर पॉसिबल है, लेकिन कैन बी और पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ये डेफिनेट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या x इंटीजर हो सकता है ऐसे, ठीक है, हर केस में। तो आपको अगर एक केस भी ऐसा निकल के आ रहा है कि जो इंटीजर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये फेल हो जाएगा, आपको हर केस में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, आपको हमेशा नेगेटिव से सोचना है कि कैसे इस इंटीजर को हम मतलब इस क्वेश्चन को फेल करें, सफिशिएंट ना करें। तो एक दो बार आप चेक करोगे, अगर फेल निकल गया ठीक है, नहीं फेल निकल गया तो यहाँ पे सफिशिएंट आप आंसर दे सकते हो। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 देखोगे यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और ये बता रहा है कि इंटीजर नहीं है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि x/3 इंटीजर नहीं है, मतलब ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि x की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं कि 1/3 इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं x/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 यानी सॉरी 1/9, ये भी एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। चलो 1/3 हमने जो लिया था इससे तो पता चल गया कि ये इंटीजर नहीं है, लेकिन इससे हमें सॉल्व नहीं हो पा रहा है कि x इंटीजर है कि नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 ले लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोला, 3x एक इंटीजर है, ठीक है। तो हमने यहाँ एज्यूम किया कि
1/3, x की वैल्यू 1/3। अब x, इसी x की वैल्यू हम यहाँ भी पुट कर लेते हैं 3/3, x की वैल्यू 1/3, तो यहाँ कट के 1 आ गया। 1 क्या है, हमारा इंटीजर है, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है स्टेटमेंट 2 का। लेकिन इससे ये भी नहीं पता चल रहा है कि हमारा x इंटीजर है कि नहीं है। यहाँ पे अगर x की हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि x की वैल्यू मान लो कि हम इंटीजर में पुट करते हैं, x = 3 हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, या 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है, 4 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 × 4 12, यहाँ पे इंटीजर ये स्टेटमेंट 2 सेटिस्फाई हो गया। फिर x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर लेते हैं, तो x/3 है तो 4/3 हो गया। ये भी एक इंटीजर नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। अगर हम x की वैल्यू इंटीजर ले रहे हैं तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, x की वैल्यू इंटीजर नहीं भी ले रहे हैं तो भी ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में मतलब क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है कि x इंटीजर है कि नहीं है। तो इस केस में होगा क्या कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सफिशिएंट नहीं है कि हमें क्लियर बता सके कि x इंटीजर है कि नहीं। तो इसका आंसर हमारा निकल के आया डी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसे अगले दिन फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। नहीं तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग को, ठीक है, मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे इस केस में। जैसे यहाँ पे डेफिनेट क्वेश्चन पूछा है, कैन बी और पॉसिबिलिटी में नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक इंटीजर ले लेंगे, जैसे 4 ले लिया या 5 कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, 5 ले लो, ठीक है, इस बार वैल्यू चेंज कर लेते हैं। आप x की वैल्यू 2 ले लो, सॉरी, चलो 2 ले लेते हैं, और एक x की वैल्यू हम 1/3 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने 2 वैल्यू लिया, एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। अब हम पहला स्टेटमेंट लेंगे। पहला स्टेटमेंट में x/3 है, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक 2 है तो 2/3, इससे भी हमें पता चला कि ये इंटीजर नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे x की 1/3, या हम 2/3 ले लेते हैं इस बार, चलिए 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो x/3, x की वैल्यू हम 2/3 ले लिए, मल्टीप्लाई 1/3 यानी 2/9। ये भी एक इंटीजर नहीं है, ये भी सेटिस्फाई कर गया पहला केस में, ठीक है, पहला स्टेटमेंट में। तो यहाँ से क्लियर हमें पता नहीं चला कि x इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा केस, दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं। यहाँ पे बोला 3x एक इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ पे 3x में हम पहला वैल्यू पुट करते हैं 2, ठीक है, तो यहाँ से निकल गया 3 × 2 6, ये एक इंटीजर है, ये सेटिस्फाई कर गया पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, कि 3x एक इंटीजर है। फिर हम x की वैल्यू 2x पुट करते हैं, यानी 3x, इसमें हम x की वैल्यू 2x पुट करते हैं, 2/3 सॉरी 2/3 है ना, 2/3 पुट किया, फिर 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 कैंसिल यानी 2 हमारा इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, यानी दोनों केस यहाँ भी सेटिस्फाई हो गए। लेकिन हमें क्लियरली पता नहीं चला इन दोनों स्टेटमेंट से, चाहे वो स्टेटमेंट 1 हो चाहे स्टेटमेंट 2 हो, जिसमें हमें ये क्लियर डिफाइन किया गया हो कि x इंटीजर ही है। तो यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा डी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन, ठीक है, x इज़ एन इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए PQRS, ठीक है, डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सिंगल डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि P+Q × R+S इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, कितना हो सकता है। हमें ऑप्शन में दे दिया है 4 वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, और तो हमें मैक्सिमम नंबर्स चूज़ करना है। जैसे मैक्सिमम यहाँ डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट नंबर पूछा है, मतलब अलग अलग, ठीक है, तो हम ले लेंगे बड़ा वैल्यू 6 7 8 9,
तीनों की हम चारों की हम वैल्यू ले लेते हैं 6 7 8 9 होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है। छोटे नंबर से मैक्सिमम नंबर निकलेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में भी देख रहे हो आप 200 से अबव है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। पहला 6 + 9 कर लेते हैं, उसके बाद 7 + 8 कर लेते हैं। जैसे पी क्यू की वैल्यू और आर एस की वैल्यू हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं। पी की वैल्यू हमने 6, फिर क्यू की वैल्यू हम 9 ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर आर की वैल्यू 7, उसके बाद एस की वैल्यू हम अपना 8 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे एज्यूम करके एक ये केस हो सकता है। फिर दूसरा केस क्या होगा, 7 + 9, एक का हमने ले लिया 7 और 9, पहले ये लिया, फिर उसके बाद 7 9 ले लिया, फिर उसके बाद 8 9 ले लेंगे। 3 पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे हम, ये वैल्यू लेके देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। 15 × 15, जैसे यहाँ पे देखेंगे 15 × 15, ये 225 आ रहा है। 225 हमारा ऑप्शन में भी है। 230 है, अगर 230 का हम अगर फैक्टर निकालते हैं तो 10 × 23 आएगा, और यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि 10 और 23 कभी आएगा ही नहीं आएगा यहाँ एडिशन से। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कभी नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 225 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि इसमें से ग्रेटेस्ट है बाकी 3 में से, तो आंसर तो हमारा बी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू भी देख लेते हैं हम एक बार। 7 + 9 हमने ले लिया एक, और उसके बाद लिया 8 + 6, तो ये 16 हो गया, मल्टीप्लाई 14। 16 × 14 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, और 4 से 64, यानी 224। ये भी है ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये इससे बड़ा 225 है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे तीसरा पॉसिबिलिटी सॉरी, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 6 + 7 और 8 + 9, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो इसमें देखोगे 13 × 17, ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो 221 आएगा। ठीक है, तो इससे भी बड़ा यही है, तो हमारा आंसर इजीली 225 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर बोला गया है, तो सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में। उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है इनका। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा जो नंबर होंगे उन्हीं को हम एज्यूम करेंगे। जैसे 6 7 8 9, यही 4 वैल्यू हो सकता है जो कि हमें लार्जेस्ट नंबर दे सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ कैन बी वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पॉसिबिलिटी चेक होगी, अगर एक केस में भी अगर पॉसिबल है तो वो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, और जहाँ कैन बी नहीं है, डेफिनेट दे दिया, तो वहाँ एक भी केस ऐसा आ गया जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कैन बी पूछ रहा है कि डेफिनेट पूछ रहा है, डेफिनेटली पूछ रहा है, इन चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन से बहुत कुछ हो जाता है, आंसर बहुत चेंज हो जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 नेचुरल नंबर है, जैसे p जो है और q, p q 2 नेचुरल नंबर है, जिसमें p है प्राइम नंबर, q है कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम और कंपोजिट नंबर का यहाँ खेला आ गया। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3, 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर हो गया। p है, p की इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। q क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 4 6, याद रखिए कंपोजिट नंबर का मिनिमम फैक्टर 3 होना चाहिए, यानी मोर देन 2। तो 4 का फैक्टर 1 × 2 × 2, 6 का फैक्टर 1 × 2 × 3। ठीक है, इसके बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है पहला, क्या पी क्यू ऑड नंबर हो सकता है, कैन बी, यानी पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें ऑड नंबर मिल सकता है। तो हमें पहले ही कॉन्सेप्ट पता है कि ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई होगा तो ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। तो हम अगर p की वैल्यू 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू, और q की वैल्यू जो ऑड है, जैसे कि यहाँ पे आपको नियरेस्ट दिख रहा है 9, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9,
या 5 इंटू 9, तो हमें इजीली दिख रहा है कि ये ऑड नंबर, ये ऑड वैल्यू मिल रहा है। तो ये तो पॉसिबल है। हमने यही बोला ना कि जहाँ कैन भी बोल दिया है तो वहाँ एक भी केस में पॉसिबिलिटी दिखेगी कि वहाँ आंसर मिल रहा है, तो वो राइट हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, Q डिवाइडेड बाई P कैन बी प्राइम नंबर। तो ये भी हो सकता है। हमने अज्यूम किया है P 3 और यहाँ पे अज्यूम किया ना P इक्वल टू 3 और Q इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए आप Q 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3, यहाँ पे देखिए 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमारा स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पॉसिबिलिटी दिख गई। हमने यही ना Q का यहाँ से हमने 9 ले लिया और यहाँ पे हमने 3 ले लिया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा आएगा। तो 3 क्या है, प्राइम नंबर में फॉल करता है, यानी स्टेटमेंट 2 भी हमारा राइट है। उसके बाद कह रहा है क्या P प्लस Q कैन बी प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब देखिए P Q का कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं, सॉरी प्राइम नंबर, कि ये प्राइम नंबर हो सके। ठीक है, प्राइम नंबर क्या था, 3 5 7 11 13। तो हम यहाँ से Q की वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं, ठीक है, Q की वैल्यू 4, ठीक है, और हम P की वैल्यू 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, पॉसिबिलिटी है इसलिए मैं ऐसा लिया हूँ कि जैसे हमें 7 मिल गया, 3 + 4 7 हो गया, और 7 क्या है, प्राइम नंबर में फॉल कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी हमें दिख गई कि हाँ ये प्राइम नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी सही है, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑल। ठीक है, आपको क्या करना है, कैन बी और पॉसिबिलिटी जहाँ दिखे वहाँ पे ऐसा केस खोजिएगा कि जो वो डिफाइन हो सके। कोई एक भी केस अगर आपके पास निकल गया पॉसिबिलिटी, तो वहाँ से आप वो स्टेटमेंट सही मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने किया कि यहाँ पे 3 ले लिया P में और यहाँ Q में मैंने 4 ले लिया। ठीक है, कि यहाँ पे मुझे इजीली 7 मिल जाएगा दोनों को ऐड करने पे, और 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दूसरे नंबर ले के चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर पता चला कि अगला, जैसे कि हम ले लिए 2 ले लिए और 4 ले लिया, 6 प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगला नंबर मुझे चेक करना पड़ेगा, 3 ले लिया मैंने और 6 ले लिया, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे करने पे क्या होगा, टाइम किल करेंगे हम अपना। तो आपको वो इजीली दिखे कि हाँ 2 नंबर अगर आपको दिख गया कि जोड़ने से मुझे प्राइम नंबर मिल रहा है, तो आप वही नंबर लेके चेक करके काम ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको एक पॉसिबिलिटी खोजना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पॉज करके खुद से सॉल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है P प्राइम नंबर और C कंपोजिट नंबर, सेम वही है, Q की जगह P कर दिया गया है। तो P क्या है, 2 3 5 7 11 13। C क्या है, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, और प्राइम नंबर में इकलौता 2 है जो कि इवन है, और कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है, ये भी कैन बी वाला ही है, तो इसमें भी आपको पॉसिबिलिटी देखना है। अब यहाँ देखिए P + Q डिवाइडेड बाई P - C कैन बी इवन। तो आप लोगों को मैंने बताया कि अगर 2 इवन अगर हम ऐड कर देते हैं, इवन प्लस इवन, और अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, इवन माइनस इवन, यहाँ भी मुझे इवन मिल जाएगा, और यहाँ भी ऐड किया है हमने, यहाँ भी इवन मिल जाएगा। और मैक्सिमम चांसेस है इवन डिवाइडेड बाय इवन करेंगे तो हमें वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑड ही मिलेगा या इवन मिलेगा, मतलब यहाँ चांसेस है कि इवन मिल सकता है। जैसे आप देखिएगा, कोई एक नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने P की वैल्यू ले ली 2, ठीक है, और C की वैल्यू मैंने ले ली 4। ठीक, अब यहाँ देखें P = पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे देखें P + C डिवाइडेड बाई P - C। ठीक है,
तो p प्लस सी कितना हुआ 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 4, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे 6 डिवाइडेड बाई -2 यानी -3 आया। यहाँ पे हमें ऑड मिल गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ सी की वैल्यू हम क्या करेंगे 6 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 ले लिया हमने। अब देखिए p प्लस सी हम यहाँ पे 2 + 6 कर लेंगे और p माइनस सी यहाँ पे 2 - 6 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो -4 आया। -4 हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ हमें पॉसिबिलिटी दिख गई, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इस केस में ऑड आया, इस केस में लेकिन इवन आ गया, लेकिन कैन भी पूछा है। अगर हम एक केस में भी सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ -4 एक इवन नंबर होता है, याद रखिएगा -4 इवन होता है। मैंने पहले ही बताया इवन नंबर भी 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक 0 होता है, दूसरा एक माइनस वाला नंबर होता है जो -2 -4 -6 -8 -10 होता है, और एक होता है 2 4 6 8 10, ये वाला पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये इवन नंबर होता है। तो हमारे यहाँ से इवन नंबर निकल गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखते हैं। पहला हमारा निकल के आया, दूसरा देखते हैं 2p + c कैन बी ऑड। तो हमें पता है ऑड अगर एडिशन करेंगे तो इवन प्लस ऑड अगर हम ऐड करेंगे तो हम ऑड इजीली पा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ p हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई p की वैल्यू अगर ऑड इवन कुछ भी ले लें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा इवन ही देगा। अगर हम c ऑड ले लें, c का कोई वैल्यू हम ऑड चुन लें, ठीक है, तो हमारा ऑड आ जाएगा। जैसे हम मान लो कि p की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, और c की वैल्यू हम कोई एक ऐसा ऑड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 9 ले लिया c की वैल्यू, ठीक है। इनको देखेंगे 2 × 3 + 9। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर इवन को हम ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा इवन ही देगा, यानी 2 × 3 6 हो गया, और 9 हमारा ऑड है। 9 + इवन यानी इवन प्लस ऑड हम कभी भी ऐड करेंगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा 15, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ भी पॉसिबिलिटी दिख गई, तो ये भी सही है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड देगा, या इवन प्लस ऑड ये ऑड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2p था, यानी p की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे ये इवन ही आएगा, यानी c की वैल्यू अगर हम ऑड लेंगे तो यहाँ पे हमें ऑड आ जाएगा। तो हम c की वैल्यू एक ऑड ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, या 9 की जगह हम 15 ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं जो कि कंपोजिट नंबर है, जो ऑड नंबर भी है उसको ले लेंगे तो ऑड नंबर इजीली हम पा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ में आया। थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये इस टाइप की क्वेश्चन बहुत पूछे गए। 23 में आप देखोगे 4 क्वेश्चन पूछा गया, 24 में 4 क्वेश्चन पूछा गया, 22 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि PC कैन बी ऑड। तो मैंने पहले ही बताया ऑड इंटू ऑड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड मिलेगा। तो अगर P की वैल्यू हम कोई एक ऑड नंबर 3 ले लेते हैं और C की वैल्यू हम कोई एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे 9 हो गया, या 15 ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे P × C यानी 3 × 15 हमें 45 मिला। ये भी एक ऑड नंबर है तो हमें तो मिल गया ईजिली, तो यानी ये भी पॉसिबल है। तो यानी इसमें हमारा आंसर डी। एक और बात याद रखिएगा, अगर कैन भी पूछता है या कैन भी पूछता है या पॉसिबिलिटी पूछता है, उस चांसेस में इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखोगे ऑल आंसर निकल के आएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा पॉसिबिलिटी होगा जिसमें ये फॉल करके ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये एक ट्रिक है कि आप इसमें ऑल मार सकते हो, मैक्सिमम आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इसे पॉज करके सॉल्व करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके ऊपर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले
क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पी क्यू आर ग्रेटर देन पी प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन पी माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन पी माइनस क्यू प्लस आर। क्या ये पॉसिबल है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि पी क्यू आर एक इंटीजर है, यानी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए आप, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि p माइनस क्यू ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि p ग्रेटर देन q, ये तो पता चल रहा है। अगर p की वैल्यू हम अगर माइनस लेते हैं 2, ठीक है, इनकेस हम लिए माइनस, अगर q की वैल्यू कुछ भी लेते हैं आप, ठीक है, जो कि -4 हो या -3 हो या 4 हो, कुछ भी आप एज्यूम करेंगे, तो यहाँ से आप देखोगे ये पॉजिटिव के लिए हमें पॉजिटिव के लिए अगर आप q की वैल्यू कुछ भी लोगे तो माइनस में ही लेना पड़ेगा, माने p से छोटा ही लेना पड़ेगा आपको, तभी ये पॉजिटिव नंबर दे पाएगा। तो यहाँ से हमें इजीली पता चल रहा है p ग्रेटर देन q। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व अकेले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, p माइनस आर इज़ नेगेटिव, यानी p से हम r को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलता है। पॉजिटिव मैंने लिख दिया, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि r ग्रेटर देन p। ठीक है, जैसे आप देखोगे p की वैल्यू मैंने 5 ले लिया, ठीक है, और इसमें से अगर हम 8 का मतलब माइनस करेंगे या 7 माइनस करेंगे तभी ये हमें नेगेटिव देगा, तभी नेगेटिव दे सकता है ना। यानी यहाँ पे r की वैल्यू p से बड़ा है तभी तो, जैसे r की वैल्यू अगर हम बड़ा लेंगे p की वैल्यू से तभी नेगेटिव आएगा ना। जैसे p हमने 5 ले लिया, अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते तो ये तो पॉजिटिव आ जाता, 1 आ जाता, तो लेकिन ये ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल गया r ग्रेटर देन p, और यहाँ हमें पता चला p ग्रेटर देन q। यानी इन दोनों को स्टेटमेंट को यूज़ करके हम ये बोल सकते हैं r ग्रेटर देन p, लेकिन p ग्रेटर देन q। तो यहाँ से तो हमें ये पता चल गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट से हम यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखोगे जो ग्रेटर वैल्यू है r सबसे बड़ा है, जो कि इधर माइनस हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे r प्लस हो रहा है, और ये छोटा बताया गया इस वैल्यू से। तो ये स्टेटमेंट मतलब हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये ग्रेटर हो सकता है इससे, ये तो हम बोल सकते हैं ना क्लियरली। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने p की वैल्यू r की वैल्यू यहाँ पे हमने 8 लिया था, ठीक है, यहाँ पे भी 8 रख लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू हमने 5 ले लिया। p की वैल्यू यहाँ से हमें पता चला कि q से बड़ा है, यानी q की वैल्यू हम मान लो कि 4 ले लेते हैं, p से छोटा ही लेंगे क्योंकि यहाँ से निकल के आया है। यहाँ पे फिर हम रख लेंगे 5 माइनस 4। यहाँ पे देखो आप, ये वैल्यू कितनी हो गई, 13 माइनस 4 यानी 9 आया। ये वैल्यू कितनी हुई, 4 प्लस 5 9 हो गया, -8 यानी 1 आया। तो 9 ग्रेटर देन 1, ये स्टेटमेंट आया। ये हम क्लियरली दोनों स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद ही बोल सकते हैं, पहले तो नहीं बोल सकते ना। दोनों स्टेटमेंट से निकला कि हमारा r ग्रेटर देन p ग्रेटर देन q, यानी दोनों स्टेटमेंट का यूज़ हुआ है तभी अब आंसर तक पहुँचे। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट के साथ, ये कैन नॉट बी आंसर है ना, तो ये नहीं, हमारा आंसर निकल के आएगा डी, कि दोनों स्टेटमेंट से हम आंसर दे सकते हैं। नहीं, डी भी नहीं होगा, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट, नहीं, यहाँ पे क्या है, यूज़ नहीं, द क्वेश्चन कैन बी यूजिंग आइदर, नहीं, ये भी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट, कैन बी आंसर बाय दो, ठीक है, बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर, ये हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, कि हम दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट को यूज़ करके आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें और यहाँ पे देखें, पहले कैन भी आया था, अब यहाँ पे डेफिनेटली आ गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर एक केस में भी फॉल मतलब गलत निकलता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा कि 5 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है? 1 2 3 4 टिल इन्फिनाइट। ठीक है, बोल रहा है कि PQRST इसमें 2 ऑड है, ठीक है, और बाकी इवन है। यही बोल रहा ना, PQRST आर इवन एंड 2 ऑफ देम ऑड। तो इसमें बोल रहा है कि 2 ऑड है, बाकी इवन है। तो हम मान लेते हैं PQRST, जैसे हम 2 से शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6। 2 से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि यहाँ पे देखोगे 3 और 5 2 ऑड है, बाकी 3 जो है वो इवन निकल के आता है। ठीक है, ये हमने एक एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली इवन है। मैंने पहले बताया है कि ऑड प्लस ऑड, 2 नंबर ऑड आया, यहाँ पे 2 हमारा ऑड है। अगर ये 2 ऐड होते हैं, चाहे ऑड माइनस ऑड सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा इवन देंगे दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर, जैसे कि 3 इवन अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, या 2 इवन ऐड करते हैं, एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या एक इवन हम ऐड करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इस केस में हम देखोगे यही पाएंगे कि सारा इवन ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी इवन आया, यहाँ भी इवन आया, तो हम इवन इवन सब जगह पा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हमारा आंसर इवन आएगा। अब यहाँ पे पुट करके हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सीरियल वाइज ही पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, लाइन से यही एज्यूम कर लेते हैं, P = 2, Q = 3, R = 4, S = 5, T = 6। ये हम डायरेक्ट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 + 3 प्लस, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, P + Q + R, P + Q + R -S -T। ठीक है, तो पुट करते हैं, फिर 4 है -5 है, माइनस T की वैल्यू 6 हमने एज्यूम किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, ये कितने हो गए, 2 + 3 + 4 7 + 9। ठीक है, और ये हो गया 11। ठीक है, तो ये तो पता चल गया, -2 आया, यानी ये इवन आया। आप इसको फेर बदल करके भी देख लो। ठीक है, अगर हम दोनों नेगेटिव जो माइनस है इसको भी अगर हम ऑड कर लेते हैं, फिर भी हमारा आंसर इवन में ही आएगा। तो ये यहाँ से क्लियरली हमें पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ देखें, दूसरे में आप देखोगे फंस जाएगा केस। कैसे फंसेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इवन से मल्टीप्लाई कर दिया 3 जगह। तो यहाँ पे देखोगे 3 तो ऑटोमेटिकली, अगर हम ऑड भी ले लेते हैं, जैसे 2P है, 2 × ऑड मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमें इवन ही देगा कहीं पे। अगर हम एक को क्या करेंगे, ऑड से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को, जैसे P की वैल्यू हमने एक ऑड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, सॉरी, P की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू 5 ले लेंगे, R की वैल्यू 2 ले लेंगे। ठीक है, S की वैल्यू हम S की वैल्यू आप 4 ले लो, और इसकी वैल्यू T की वैल्यू 6 ले लो। ठीक है, कोई भी रैंडम इधर उधर मैंने कर लिया। मैंने P की वैल्यू इसलिए 3 लिया है क्योंकि यहाँ पे एक मैं सोच रहा हूँ कि 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाए इस केस में। ठीक है, जैसे आप देखोगे 2P + Q + 2R - 2S + T। ठीक है, यहाँ पे पुट करके आप देखो, यहाँ पे पुट करोगे 2 × 3, ये हमारा इवन हो गया, यानी 6 हो गया, 6 हो गया, प्लस Q की वैल्यू क्या थी, 5 थी। ठीक है,
फिर उसके बाद आर की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, आर की वैल्यू 2 थी, माइनस एस की वैल्यू क्या है 4 है, यानी 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस टी की वैल्यू हमने 6 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 5 11 हो गया, 11 प्लस 4 15 माइनस 8 7 हो गया, 7 प्लस 6 13 हो गया। तो यहाँ से हमारा ऑड आ गया इस केस में। लेकिन वहीं पे अगर हम p की वैल्यू 3 के जगह हम 2 ले लेते हैं, फिर बदल कर ले, r की वैल्यू हम क्या करते हैं 3 कर देते हैं। ठीक है, या नहीं, इसमें भी वही ऑड ही आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, p की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं और r की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, और q की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं इस केस में। इस केस में आप देखो इवन आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुट करके देखो 2p प्लस q प्लस 2r माइनस 2s प्लस t। ठीक है, इसमें पुट करेंगे, p की वैल्यू 2 है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे q की वैल्यू हमने क्या कर लिया, एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, 2 5, यानी q की वैल्यू हमने 2 ले लिया, r की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 लिया है, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस s की वैल्यू हमने 4 लिया है, 2 इंटू s 8 हो गया, प्लस 6 t की वैल्यू 6 है। यहाँ पे आप देखोगे 8 और 10 माइनस 8 2 हो गया, यानी 10 प्लस 6 यानी 16। इस केस में हमें इवन मिल गया। पहले वाले केस में ऑड मिला, लेकिन सेकंड वाले केस में हमें इवन मिल गया, यानी ये स्टेटमेंट क्लियरली डेफिनेटली राइट नहीं है। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 जो है वो डेफिनेटली इवन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑड, ठीक है 2 ऑड, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ 2 से। अगर 2 से इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कोई एक नंबर में हो जाता ना, तो ये भी डेफिनेटली इवन नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर हम ऑड ले लेते हैं तो एक ऑड आपका बच जाता, और वो ऑड पूरे सीरीज़ को इवन होने से रोक देता। ठीक है, सेम इस केस में भी है, हमने 2 लगा के यहाँ पे क्या किया है कि 2 से कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इवन से मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑड आएगा। ठीक है, अगर हम 2 यहाँ पे है, p की वैल्यू, r की वैल्यू, s की वैल्यू, अगर इन दोनों में से, तीनों में से अगर किसी 2 की वैल्यू अगर ऑड कर देते हैं, यानी वो 2 से मल्टीप्लाई होके वो हमें इवन दे देगा, और इवन को हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वो इवन ही देगा हमें हर केस में। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें पता चला कि डेफिनेटली क्लियर नहीं है कि ये ऑड होगा कि ये इवन होगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 मतलब ओनली 1 करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है, 2023 में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको ट्रिक मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू क्यू आर आर 2 डिजिट नंबर है, जहाँ पे p ग्रेटर देन q है, p लेस देन q है, q लेस देन r है। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड करते हैं तो हमें टी 0 मिलता है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर जिसका एंड होता है 0 से, यानी सिंपल सी भाषा में बोलें p प्लस p, q प्लस q, ठीक है, आर को ऐड करते हैं हमें, तो हमें क्या मिलता है टी 0। ठीक है, तो पहला पॉसिबल वैल्यू दे रहा है कि क्या p का वैल्यू 5 हो सकता है पहला में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं और q और r की वैल्यू हमारा हमेशा ग्रेटर होगा p से, ये हमें स्टेटमेंट में ही बोल रहा है। ठीक है, r ग्रेटर देन q ग्रेटर देन p, यहाँ पे ये देखो आप। ठीक है, तो 5 से बड़ा होगा। अब यहाँ एंड में हमारा 0 है। ठीक है, तो हमारा एडिशन 20 के आसपास आना चाहिए, तभी तो होगा, क्योंकि 3 लार्जेस्ट डिजिट का अगर वैल्यू देखोगे मैक्सिमम 27 होता है। 99 अगर तीनों वैल्यू है
तो वो 27 होगा, लेकिन 27 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 99 सबकी वैल्यू नहीं हो सकती है। और यहाँ पे एंड में 0 है, यानी 1 तो 5 है हमारे पास, यानी अगला ये दो वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। और 15 होने के लिए हमें ग्रेटर देन 5 है, यानी 4 ही वैल्यू बचा है। कौन कौन सी, 6, 7, 8, 9, यानी इन दोनों की Q और R की वैल्यू इनमें से कोई दो है। तो पहला अगर हम 6 रखते हैं, अगर Q की वैल्यू हम 6 रख लिए, ठीक है, उसके बाद R की वैल्यू हमको 9 रखना पड़ेगा 15 के लिए, तभी ये 0 हो सकता है। 15 + 5 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू हम R रख लिए, R की वैल्यू ये रख लिए। अगर इन दोनों को ना रख के Q की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 8 रखना पड़ेगा, तभी ये दोनों एडिशन होके 15 बनेगा, +5 यानी 20, यानी 0 एंड में आएगा। ठीक है, आप सिंपल सोचिएगा। इसलिए मुझे इन चारों वैल्यूज़ को लेना पड़ रहा है क्योंकि P की वैल्यू 5 है ऑलरेडी, और P सबसे छोटा है, यानी R और Q 5 से बड़ा ही होगा, यानी 4 ही वैल्यू हमारे पास बचा है, ये 4। तो इन चारों को ऐसे पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पॉसिबल है। तो हाँ, ये पॉसिबल है। 5, 5, 6, 6, Q की वैल्यू हमने 6 लिया, उसके बाद R की वैल्यू हमने 9 ले लिया। इनको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 20 0 और इधर 0 20, यानी 222, यानी TT, यानी T की वैल्यू 2 2 हो गई, और यहाँ पे 0 भी है। तो ये निकल रहा है, ये पॉसिबल है। तो ये आंसर हो गया हमारा कि ये करेक्ट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दिया है क्या Q की वैल्यू 6 हो सकती है, तो यहाँ पे तो 6 हमने पहले ही यहाँ पे अज्यूम करके वो किया है, तो ये तो पहले ही हमें निकल के, यानी ये भी पॉसिबल है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। 2024 में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 11, 12, 13, 14। ये चारों क्वेश्चन 2024 के हैं और काफ़ी इजी हैं। 2024 के क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू 23 लेंदी नहीं है, इजी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। PQRS डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद बोल रहा है PQ जो है वो ऑड है और RS जो है वो इवन है। ये बात याद रखिएगा, PQ जो है ये ऑड है, RS जो है वो इवन है। देखिए कितने इजी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, टाइप में अच्छे से नहीं कर पाया, इसलिए फ़ोटो में आप देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो फ़ोटो से देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पे देखिए P - R का पावर स्क्वायर में मल्टीप्लाई Q इंटू S। अब हमें पता है S जो है वो इवन है, ठीक है, Q ऑड है। हमें ये पता है इवन के साथ आप कितना भी ऑड लगा लो, कितने भी ऑड का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हमेशा आपको एंड में इवन ही देगा, ये हमें पता है। आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, ठीक है, जैसे 35 35 दिया 105, 105 2, यहाँ पे कितना आया हमारा 210, ये हमारा हमेशा इवन ही होगा। सेम केस वही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे देखें आप, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, PQ जो है वो ऑड है और उसके बाद RS जो है वो इवन है। अब यहाँ पे देखिए, एक ऑड है एक इवन है, तो यहाँ से हमें ऑड मिलेगा। ऑड में इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे या इवन में हम ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमेशा ऑड ही देगा। ऑड का स्क्वायर भी कर देंगे हम तो वो हमें ऑड ही देगा। जैसे 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 9 का स्क्वायर किया हमने 81 आया, ये हमेशा हमें ऑड ही देगा। ठीक है, तो ये हमें ऑड मिला यहाँ से। फिर उसके बाद Q जो है ये भी ऑड है, यहाँ पे देखिए Q भी ऑड है और यहाँ से ऑड मिला हमें। फिर S हमें पहले से ऑलरेडी इवन मिला है,
तो इवन जैसे मल्टीप्लाई हुआ ये सारा हमारा डिजिट इवन हो गया। तो स्टेटमेंट 1 हमारा राइट हो गया। आप एज्यूम करके भी देख सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं P की वैल्यू 5 ले लेते हैं, R की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, उसके बाद Q की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, S की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल एज्यूम कर लेते हैं, पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए P 5 है -3 यानी 2 का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, सॉरी P -R है ना, तो 2 यानी 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई Q। ठीक है, Q और S। Q कितना है हमारा 3 है, 3 मल्टीप्लाई S कितना है हमारा 4। तो यहाँ पे 9 हुआ, मल्टीप्लाई 3 हुआ, 4 हुआ। यहाँ पे 27 × 4 यानी कितना हो गया हमारा 108। ये हमारा इवन आ गया। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PQ जो है वो ऑड बोला है, यहाँ पे RS जो है वो इवन, वही हम एज्यूम करके सॉल्व किए हैं। यहाँ से आंसर हमारा निकल गया है इवन। ये हम दिखाने के लिए इतना लंबा चले गए। सिंपल से आप देखोगे यहाँ पे इवन ऑड, अगर ऐड और एडिशन और इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड ही देगा, या इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन, ये हमेशा ऑड ही देगा। तो यहाँ से हमें ये की वैल्यू ऑड मिली। फिर हमें Q की वैल्यू पता है ऑड है, ठीक है। उसके बाद S की वैल्यू हमें पता है इवन है। तो इवन से पूरे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना भी ऑड हो वो इवन ही देगा। तो ये हमारा डेफिनेटली यहाँ से आंसर निकल गया। कितना ईजी था, बस ये लंबा मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे है सेकंड, सॉरी मैं ये थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। सेकंड है Q - S फिर Q² × S। सिंपल सी वही है। Q क्या है हमारा ऑड है, ऑड से हमारा इवन माइनस होगा, तो ये हमें क्या देगा ऑड देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे Q क्या है हमारा ऑड है, ऑड का स्क्वायर करेंगे हम ऑड ही मिलेगा हमें, ठीक है। फिर S हमारा इवन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इवन से, सेम वही है, यहाँ भी इवन ही हमें मिलेगा। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक। आप पुट करके भी देख सकते हैं कोई भी वैल्यू लेके, इवन ऑड, ठीक है। तो ये भी सही है। थर्ड क्या है हमारा Q + R का स्क्वायर × P + S। यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे ये वैल्यू Q क्या है हमारा ऑड है, R हमारा इवन है, ऑड प्लस इवन ये हमें ऑड ही देगा, ऑड का स्क्वायर ऑड ही देगा हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई P + S, ये ऑड है ये इवन है, दोनों को ऐड करेंगे हमें ऑड ही मिलेगा। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे ऑड ही आएगा हमारा, तो यहाँ से भी हमारा आंसर ऑड ही निकलेगा। सिंपल सी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 2, 4, ठीक है, RS की वैल्यू है जो कि इवन है, और 5 और 3 ले लिया हमने PQ की वैल्यू, ये ऑड है। इन दोनों का आप कहीं भी पुट करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है, ऑड इवन वाला ही। तो सिंपल सा आप देखिएगा, ऑड प्लस इवन ये हमेशा ऑड देगा, E + O मतलब इवन प्लस ऑड, ये ऑड देगा, ठीक है। ऑड × ऑड ये भी ऑड देगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन में, एक एक करके आप डालिए, सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए इसका आंसर क्या आ गया, तीनों फॉल कर रहा, तो आंसर D, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Mn, जबकि Mn एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर, यही है नेचुरल नंबर, एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट तक। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि M + N > Mn, M जो है वो > N है, ये क्लियरली बोल रहा है, ठीक है। दो स्टेटमेंट
मैंने पहले ही आपको बताया कि ये तभी पॉसिबल है, पहले ही क्वेश्चन में बताया था मैंने, ठीक है, जब इन दोनों की कोई एक वैल्यू 1 हो, यानी m प्लस n, इनमें कोई एक की वैल्यू, जैसे n है, इसकी वैल्यू 1 होगी तभी ये पॉसिबल हो, क्योंकि m की जो वैल्यू है वो n से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, यानी 1 किसकी वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है, तभी ये पॉसिबल है m इंटू n से बड़ा है m प्लस n। जैसे m की वैल्यू मान लो कि 24 हो गई, ठीक है, 24 प्लस 1 ग्रेटर देन 24 इंटू 1 पॉसिबल है। ये 24 हुआ ग्रेटर देन ये 25 हो गया, ये पॉसिबल है इसी केस में। नहीं तो दूसरा कोई भी केस नहीं है जबकि m और n की वैल्यू जिनमें एक वैल्यू अगर 1 ना हो तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि n की वैल्यू 1 है, लेकिन क्लियरली पता नहीं चला कि m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू हम 4 भी लेते तो वही आता, जैसे m की वैल्यू अगर 4 ले प्लस 1 ग्रेटर देन 4 इंटू 1 5 ग्रेटर देन 4, यहाँ भी निकल गया, तो हमें n की वैल्यू क्लियरली पता नहीं चला। अब हम स्टेटमेंट 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है m इंटू n 24 है, हमें n की वैल्यू पहले से पता है कि 1 है। यहाँ पे भी हमें क्लियर पता नहीं चल रहा है 24 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 या 4 इंटू 6, यही पॉसिबल वैल्यू है। यानी इसमें से कुछ भी हो सकता है, हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा स्टेटमेंट 2 से भी कि mn की वैल्यू क्या है, लेकिन स्टेटमेंट 1 में हमें ये क्लियरली पता है कि n की वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि m की वैल्यू 24। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों से m और n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब दोनों को मिला के ही सफिशिएंट है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी, कि बोथ यूजिंग स्टेटमेंट टुगेदर कैन नॉट बी आंसर आइदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 13, ठीक है। इसे भी आप पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसे भी सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि XYZ जो कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर है। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर, इसका फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है x जो है ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कितने ट्रिपलेट्स ऐसे, मतलब इनकी वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें x की जो वैल्यू, x सबसे बड़ा है y से भी और z से भी, क्योंकि ये इक्वेशन है। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, जो 7 से छोटा होगी, मतलब ये फॉलो कर पाएगा, ठीक है, इक्वेशन हमारा। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 4 भी रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम 3 रख लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ये 6 हो गया, 6 से बड़ा 7 है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू 3 रख लेते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू जेड की वैल्यू 2 भी रखेंगे ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यानी ये फॉल, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू हो गया ना, ये 6 हो गया और ये भी 6 हो जाएगा, तो यानी जेड की वैल्यू 1 होगा, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि 2y की वैल्यू 3z से बड़ा है, यानी z की वैल्यू 1, एक ये हो गया। फिर दूसरी वैल्यू हम देख लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 4 आएगा हमारा, 4 ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर z की वैल्यू 1 रखते हैं तो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम 6 रखते हैं, ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे 3 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा था, लेकिन ये तो हम रख सकते हैं ना 2 y की वैल्यू, ठीक है, तो 2 रखेंगे, यहाँ 4 आया, फिर वहाँ पे 1 ही रखेंगे, 3 इंटू 1, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 7 2 बार पॉसिबल है और 6 एक बार पॉसिबल है, क्योंकि अब इससे छोटा वैल्यू कोई नहीं हो सकता है। फिर हम 5 भी रख के देख लेते हैं,
5 भी रखेंगे और यही वैल्यू हम पुट करेंगे, जैसे 2 रख लिया हमने y का और z का वैल्यू हम 1 रख लेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 यहाँ पे भी आ गया। अब इसके नीचे जैसे जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है, जैसे ये 4 है, 4 ग्रेटर देन 4 थोड़ी है, फिर यहाँ पे 3 आएगा, तो ये अब पॉसिबल, इसके नीचे पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ से हमें देखने को मिला कि 4 वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जो यहाँ पे आंसर हम दे सकते हैं, यानी 488 हमारा आंसर यहाँ से डी निकल गया है। नेक्स्ट आते हैं, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन समझना एकदम एंड तक बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। बहुत इजी है लेकिन टेक्निकल है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जो सेटिस्फाई करता है क्यू जो है वो पी से बड़ा है, यानी पी लेस देन क्यू। उसके बाद कह रहा है पी प्लस क्यू इक्वल टू के। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डजंट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली, मतलब कि ये निर्धारित ना हो पाए कि पी क्यू की वैल्यू क्या है और के की वैल्यू सबसे लिस्ट होनी चाहिए जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 ये सब हो एंड सो ऑन। और उसके बाद कह रहा है क्यू जो है वो पी से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पी प्लस क्यू जो है वो के है, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट बोला। पहला स्टेटमेंट हम मतलब पहला ऑप्शन लेते हैं, तो पहला ऑप्शन लेंगे तो हमारा 1 + 2 = 3 हो गया, के की वैल्यू 3। लेकिन यहाँ पे हमें पता है पी की वैल्यू 1 होगी और क्यू की वैल्यू 2, क्योंकि क्यू जो है वो पी से बड़ा है, यही होगा। यहाँ से पता चल गया ना हमें कि यही एक वैल्यू है और 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है, 0 तो है नहीं। तो यहाँ पे यही 2 वैल्यू है जो हमारा पॉसिबल है, 1 और 2। और Q जो है P से बड़ा है, यानी 2 जो है Q होगा और P 1 होगा। 4 पे आते हैं, 4 पे सेम वही है, 1 + 3 होगा या 2 + 2 होगा। लेकिन 2 + 2 तो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि पहले ही हमारा बताया है कि Q जो है P से बड़ा है, यानी सिर्फ और सिर्फ यही एक आ रहा है 4 के की वैल्यू जो यहाँ पे भी हमें ये पता चल रहा है कि P और Q की वैल्यू 1 + 1 और 3 होगा। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली हमें पता चल गया कि P की वैल्यू क्या हो सकती है और Q की वैल्यू क्या हो सकती है। हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसमें P Q की वैल्यू क्लियरली ना पता चले लेकिन K की वैल्यू ईजिली निकल जाए, ठीक है। अब आते हैं 5 पे। तो 5 में देखिए 1 + 4 2 + 3 दोनों = 5 होता है, पॉसिबल है। अब यहाँ पे P की वैल्यू 1 भी हम रख सकते हैं जो कि Q की वैल्यू 4 से छोटा है, और उसके बाद P की वैल्यू अगर हम 2 रखें ये भी Q की वैल्यू 3 से छोटा है। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल रहा है, P की वैल्यू 2 भी हो रहा है और 1 भी हो रहा है, और ये दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ से ये क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि P की वैल्यू 1 है कि 2 है और Q की वैल्यू 3 है कि 4 है। तो हमें यहाँ क्लियरली पता नहीं चल रहा, और ये स्मॉलेस्ट है। 6 में भी पॉसिबल है लेकिन 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। 6 में हमारा क्या क्या हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 + 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा सॉरी, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही हमें ये मिल गया 5, तो हम क्यों ना 5 को चुनें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर सी। और ये इस क्वेश्चन मतलब इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। इसको मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करें, कॉन्सेप्ट को वहाँ से याद करें, नोट्स बनाएं और इस क्वेश्चन को बार बार आप सॉल्व करें, या मेरे वीडियो से जहाँ हट के आप वहाँ से उठा के देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद।